हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी की हमारी क्लास 7 की सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 8। ये हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में हुए राजनीतिक संगठन, है ना। 18वीं शताब्दी में हुए राजनीतिक संगठन। तो क्या समझा हमने इससे कि 18th सेंचुरी में जो नए राजनीतिक संगठन हुए उनके बारे में हम देखने वाले हैं। हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी को हम एक बार ऐसे देखे तो हमने क्या देखा, हम चैप्टर 3 उसके आसपास देख रहे थे, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद हमने मुगल पीरियड को देखा। मुगल पीरियड मोस्टली 15 से 18 ऑलमोस्ट, है ना, यहाँ तक था। अब जैसे 18वीं शताब्दी में क्या होता है कि मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है और इसी समय काल में देखो 1765 के आसपास ब्रिटिश भी यहाँ पर अपना पूरा वो कर चुके होते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, 1765 तक ये भी पूरा यहाँ पर इंडिया पर ऐसे पहले तो व्यापार के लिए आए थे लेकिन पूरा यहाँ पर रूल जैसा करने लग जाते हैं, ठीक है ना, लोगों को दबाना ऐसे। तो इस समय क्या हो रहा है, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का अंत हो रहा है और नए राजनीतिक संगठन उभर के आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम मोस्टली क्या देखेंगे कि मुगलों के पतन के कारण थोड़ा सा हम देखेंगे। 7th क्लास का चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा दिया गया, थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो वो देखेंगे। और उसके बाद हम राजपूत, जाट, मराठा, सिख 3 नाम आते हैं साथ में, तो उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई मुगलों के लिए संकट क्या थे, मुगल क्यों भाई उनका अंत हो रहा है, बात क्या है। तो सबसे पहले हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो मैं लिख देती हूँ ताकि ये रहे कि हम जो भी चीज़ें वो टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं ना। तो उसमें क्या है, परवर्ती मुगलों के लिए संकट। और ये जो हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना वो जो न्यू एनसीईआरटी है, सिलेबस चेंज हुआ है, वो चैप्टर्स हैं। तो इसमें एक दो चैप्टर शायद नहीं है, ठीक है ना। तो परवर्ती मुगलों के लिए संकट और मुगल साम्राज्य, है ना, ऐसा करके टॉपिक है। तो अब इनके लिए क्या संकट थे, परवर्ती यानी जब मुगल पीरियड अंत होने को जा रहा है तो उस समय क्या हुआ, हमने देखा कि जो अकबर था उनके समय में मनसबदारी व्यवस्था बहुत मस्त चल रही थी, जैसे कि मनसबदार निश्चित संख्या में थे, ऐसा कुछ। और जैसे औरंगजेब के आते आते वो सिस्टम बिगड़ गया, वो हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा था। जिसने पढ़ा है उसे पता है कि भाई औरंगजेब के समय काल में वो व्यवस्था बिगड़ गई थी। उसका कारण था मनसबदारों की संख्या ज़्यादा हो गई थी और औरंगजेब जैसे अब संख्या ज़्यादा हुई तो उसके लिए खर्चा भी चाहिए, तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, उस वजह से सिस्टम बिगड़ गया था। और क्या कारण रहे थे, औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबा युद्ध, लंबी लड़ाई लड़ी, है ना। रीज़न हम लिख के देख लेते हैं, औरंगजेब की दक्कन में लंबी लड़ाई। औरंगजेब की दक्कन में अब लड़ाई करेगा, पैसे कम हो गए तो ऑटोमेटिकली वो साम्राज्य पतन की ओर जाएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो वो साम्राज्य मजबूत कैसे रह सकता है, ठीक है ना। तो दक्कन में लंबी लड़ाई, लंबा युद्ध चल रहा है तो पैसे भी खर्च हो रहे हैं। लंबी लड़ाई कब है ये, 1675 है ना, 79 है यार। मैं लंबी लड़ाई की वजह से आर्थिक स्थिति यहाँ लिख देती हूँ, आर्थिक स्थिति कमजोर। दूसरा है, अब जो उसके जो मनसबदार थे वो शक्तिशाली हो रहे थे, जैसे मनसबदारों के हाथ में दीवानी और फौजदारी दोनों चीजें थी, तो उनके पास पावर थी तो वो अपना वो चाहते कि भाई उनका स्वतंत्र राज्य बन जाए। महत्वाकांक्षा किसी के भी मन में आ सकती है। तो मनसबदारों के पास क्या था, दीवानी व फौजदारी दोनों। मनसबदार
महत्वाकांक्षा, उनमें महत्वाकांक्षा आने लग गई। ठीक है, अब और क्या हुआ कि सूबेदार, मनसबदार वही है ना, सूबेदार जो थे उन्होंने भी क्या किया, अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है स्थापित करने लग गए। और क्या होगा, जो जैसे इनके अंडर में थे, मुगलों के अंडर में, अब आगे देखेंगे हम, राजपूत वो पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे कि जोधपुर जयपुर ये थे। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो ये लोग जैसे इनके अंडर में ही थे, लेकिन ये उन्हें शासन करने के लिए छोड़ देते थे कि भाई आप अपना शासन भी साथ में कर सकते हो, कर देते रहो, लेकिन अपने साम्राज्य पर शासन करते रहो। तो उनके मन में भी महत्वाकांक्षा आने लग गई, वो भी अपना साम्राज्य विस्तार करने लग गए इस तरीके से। तो ये सभी रीजन थे मुगल साम्राज्य के संकट के, और हम पतन के भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने देखा औरंगजेब का सिस्टम कैसे बिगड़ रहा था। अब हम बात करेंगे कि जैसे ये तो हो ही रहा था, उसके साथ ही अटैक्स होने लग गए। इसमें एक और रह गया, जो जनता थी, आम जनता, वो भी तो इनकी क्रूरता से परेशान थी। तो आम जन के जमींदारों और किसानों के विद्रोह भी थे, ये भी याद रखना, जमींदारों और किसानों के विद्रोह। विद्रोह क्यों कर रहे हैं, किसान को क्या प्रॉब्लम आ गई, तो ज्यादा कर, इसका रीजन क्या हो सकता है, कारण हम देखें तो ज्यादा कर और अत्याचार हो सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी रीजन थे, तो ये लोग भी विद्रोह कर रहे थे। ये हमने देखा, ये तो विद्रोह तो हो ही रहे थे किसानों के और इनके औरंगजेब के शासनकाल में मोस्टली। वहीं पर ऐसी कमजोर स्थिति में अटैक हो जाता है किसका, नादिर शाह का। नादिर शाह का अटैक होता है। नादिर शाह कौन है, तो नादिर शाह ईरान का शासक है। वो यहाँ पर अटैक करता है 1739 में। कौन, नादिर शाह का आक्रमण। अब ये लोग यहाँ आक्रमण क्यों करते थे, क्योंकि हमारे समय, हमारे भारत में उस टाइम पे सोना था बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब पहले सोने की चिड़िया कह रहा था भारत, तो यहाँ पर सोना था, कीमती चीज़ें थी, तो ये लोग लूटपाट के लिए अटैक्स किया करते थे। तो 1739 में इसका अटैक होता है। इसके समय में शासक कौन होता है, तो वो हमें याद रख लेना है कि महमूद शाह होता है। बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जब अटैक कर रहा है तो उस समय शासक कौन था। ठीक है ना, तो महमूद शाह था यहाँ पे। अब इसने जब अटैक किया तो इसने क्या किया, बहुत ज्यादा मात्रा में लूटपाट, तो अब लूटपाट हो रही है तो साम्राज्य कमजोर होएगा ना। ये सब हम रीजन देख रहे हैं कि भाई मुगल कैसे पतन में जा रहे थे, कैसे साम्राज्य उस समय पतन की ओर जा रहा था। लूटपाट करी इसने, अब एक आ गया तो फिर अब दूसरा भी आएगा। कौन आएगा, अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद होता है अटैक अहमद शाह अब्दाली का। उसका अटैक होता है अहमद शाह अब्दाली, है ना। इसका अटैक होता है ऑलमोस्ट 1648 से 1671 तक 5 बार ये भारत पर आक्रमण करता रहता है। अफगान शासक है ना, अफगान, है ना। तो इस तरीके से इतना लूट के ये लोग ले जा रहे हैं, तो प्रशासन कमजोर होगा ही। और इसके साथ साथ और चीज़ें क्या होती है कि भाई कुछ जो मुगल बादशाह हैं उनको षड्यंत्रों से मार दिया जाता है। थोड़े बहुत ऐसे हैवी शासक थे ऐसे वगैरह, तो उनको मार दिया जाता है। तो कुछ शासकों के नाम हमारे बुक में दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। पहला है फर्रुखसियर, है ना। फिर है आलमगीर, अहमद शाह,
और शाह आलम द्वितीय। सबका टाइम पीरियड अलग अलग है ना। इसका है 1713 से 1719, इसका 1754 से 1759, इसका 1768 से 48 से 1754, और इसका है 1759 से में भी 1806 है, 6 नहीं होगा में भी, है ना। 1816 है ना। यहाँ तक। तो इसमें क्या होता है, इनकी बात क्यों कर रहे हैं, फर्रुख शेर होता है तो इनकी हत्या कर दी जाती है, इनकी हत्या हो जाती है। इनकी हत्या कौन करते हैं, बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन नॉर्मल हमें इंफॉर्मेशन के लिए बुक में ये दिया गया है कि इन सबको 2 को तो हत्या कर दी और 2 को अंधा कर दिया, तो साम्राज्य कमजोर हो गया ना। तो इनकी हत्या कर देते हैं सैयद बंधु, ठीक है ना, वो करते हैं। और आलमगीर की हत्या कौन करते हैं, इनके वजीर होते हैं, वो इनकी हत्या कर देते हैं। अहमद शाह को अंधा कर दिया जाता है, इनकी हत्या हो जाती है, इन्हें अंधा कर दिया जाता है इनके ही सेनापतियों द्वारा, अंधा कर दिया गया। और इन्हें भी अंधा कर दिया जाता है। मराठों के साथ मिलकर इनके सेनापति इन्हें अंधा कर देते हैं, इन्हें भी अंधा कर दिया जाता है। इन्हें भी इनके ही साम्राज्य के मतलब लोगों के द्वारा अंधा कर दिया जाता है, शाह आलम द्वितीय का। तो ये बातें हमें क्या बता रही है कि 2 को तो मार दिया प्रभावी शासक, 2 को अंधा कर दिया, तो साम्राज्य पतन की ओर जा रहा है। मतलब जो शासक थोड़े बहुत वो थे, बाद में परवर्ती शासक जो शासक आते हैं वो बिल्कुल कमजोर और ऐसे होते हैं। तो इनको तो 2 को तो हत्या हो गई, 2 को मार दिया, ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने देखा हल्का सा कि भाई कैसे मुगल साम्राज्य का पतन की ओर जा रहा था। अब बात करेंगे हम राजपूतों के बारे में। इसमें हमने क्या देखा है वो आराम से समझ लेना है। एक तो हमने देखा कि भाई कैसे औरंगजेब के समय काल में सिस्टम बिगड़ रहा था आर्थिक रूप से, और उसकी जो सूबेदार वगैरह थे वो भी महत्वाकांक्षी हो रहे थे इस तरीके से, और जनता में भी विद्रोह हो रहा था, ठीक है ना, जनता में भी आंदोलन हो रहे थे। और उनकी इनकम मोस्टली रीज़न वही था कि भाई आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर हो रही थी, और बाद में जो शासक है उन्हें भी षड्यंत्रों से मार दिया गया, ठीक है ना, ये देखा। इसके बाद हम देखेंगे राजपूतों के बारे में। इनके डेट्स हम याद रख सकते हैं कि कौन से शासक कब से कब तक थे, और ये हमें पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से मुगल शासन पतन की ओर जा रहा है। अब हम बात करेंगे राजपूतों के बारे में। अब राजपूत कनेक्टेड है मुगलों से, क्यों, क्योंकि इसमें हम 2 राजघरानों की बात करेंगे जो मुगलों के अधीन थे। कौन से 2 राजघराने, एक है अंबर और दूसरा है जोधपुर। अंबर क्या है, अंबर नहीं समझ में आया तो अंबर आमेर है, जयपुर में जो वर्तमान में आमेर है उसे ही हम अंबर बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये दोनों मुगलों की सेवा में थे। ऐसे कैसे मुगलों को सेवा दे रहे, तो इनके वैवाहिक संबंध थे इनकी पुत्रियों के मुगल राजघराने में, ठीक है ना। इसका तो जान ही लो कि भाई आमेर की जोधाबाई से थी, उनका विवाह हुआ था अकबर के साथ, ठीक है। तो मुगलों की सेवा में थे ये, तो इन्हें सूबेदारी का और ऐसे पद प्राप्त थे। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि भाई और मुगलों की ऐसा कि भाई वो भी अपना साम्राज्य बढ़ाए, जैसे जैसे ज़्यादा सूबेदार हैं तो कुछ क्षेत्रों को अपने अंदर मिला रहे हैं, इस तरीके से महत्वाकांक्षा ये बढ़ाने लगे। कौन, अंबर और जोधपुर के राजघराने। कैसे, तो वो हम देखेंगे। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, अपने इलाके का विस्तार। अब इसमें क्या होता है कि आमेर यानी कि जयपुर, तो यहाँ के शासक होते हैं जय सिंह
और जोधपुर के होते हैं अजीत सिंह। ठीक है, अब क्या होता है कि इन्हें सूबेदारी दे दी गई गुजरात की और इन्हें मालवा की, सॉरी मालवा की सूबेदारी तो या इनको दी गई है ना, जोधपुर को गुजरात की दी गई। हाँ बराबर है ना। तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिल गई और इन्हें मालवा की। अपना इलाके का ये विस्तार करना चाह रहे हैं, तो इन्हें रिक्वेस्ट वगैरह करी होगी, तो इन्हें मिल गई मालवा की, इन्हें मिल गई गुजरात की सूबेदारी। और फिर क्या होता है, इनके पदों का नवीनीकरण हो जाता है। तो इन्हें क्या मिल जाता है बाद में, ये लोग अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं, तो जो जोधपुर के होते हैं ये क्या करते हैं, नागौर, देखो जोधपुर के आसपास नागौर है, उसको उन्होंने अपने अंदर मिला लिया। नागौर को ये अपने अंदर मिला लेते हैं, नागौर को मिला लिया और इन्होंने क्या किया, बूंदी को अपने अंदर मिला लिया, अंदर समाहित। ये हमने क्या देखा कि भाई दो राजघराने जो मुगलों की सेवा में थे, धीरे धीरे ये अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, धीरे धीरे अपने इलाके का विस्तार कर रहे थे। जो जयपुर के राजा थे जय सिंह, उन्हें पहले मालवा की सूबेदारी दी गई, गुजरात की सूबेदारी जोधपुर के शासक को दे दी गई, बूंदी को भी इन्होंने अपने अंदर मिला लिया, नागौर को इन्हें जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने अपने अंदर मिला लिया। अब क्या हुआ कि जो जय सिंह है उन्होंने अपनी राजधानी बनाया जयपुर को। कब बनाया, 1722 में। ये फैक्ट है याद रखने लायक। 1722 में किन्होंने बनाया, जय सिंह ने क्या किया, जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। और इन्हें आगरा की सूबेदारी भी दे दी गई थी। किसको, जय सिंह को बाद में आगरा की सूबेदारी भी तो ये हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो ये लोग राजपूतों से कनेक्टेड थे, वो कैसे लेकर चीजें नहीं कहेंगे हम, अपने इलाके का विस्तार कर करके वो अपने आप में पावरफुल हो रहे हैं, ताकि वो स्वतंत्र, मतलब अपना खुद का वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्वतंत्र भी हो सकते हैं। इस तरीके से तो वो अपने इलाकों का राजनीतिक गठन पढ़ ही हम क्या रहे हैं, तो उन्होंने वो अपना उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमें पूरा समझ में आया। अब हम बात करेंगे कि भाई अपनी स्वतंत्रता के लिए जो जातियां लड़ रही थी, जाट, सिख और मराठा। तो सबसे पहले हम सिखों के बारे में देखेंगे, उससे पहले हमारे महाराणा प्रताप के बारे में देख ले। तो महाराणा प्रताप के बारे में दिया गया है, तो उनके बारे में हम क्या ही बात करें। भारत धरती के वीर पुत्र, 1572 में उनका राज्याभिषेक होता है और उनके बारे में उन्होंने अपने जीवन पर्यंत मुगलों का सामना किया, कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। तो उनके बारे में थोड़ा सा दिया गया, तो उसके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है, तो वो हमने की। अब बात आती है, आगरा की सूबेदारी दी गई थी इन्हें, और ये हमने देखा कि भाई आमेर और जोधपुर कैसे शक्तिशाली हो रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए जो लड़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिखों की। तो याद करो सिखों के बारे में हमने कब पढ़ा, गुरु नानक देव जी के बारे में हमने पढ़ा, सिख समुदाय के बारे में पढ़ा पिछले चैप्टर्स में। तो उसमें हमने देखा था सिखों के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि भाई पिछले चैप्टर्स में आपने इनके बारे में पढ़ा ही था। इसमें बताया कि भाई खालसा पंथ का निर्माण होता है, किसने किया होता है, 1699 में गुरु गोविंद सिंह। हमने देखा कि भाई किस तरीके से गुरु नानक जी के बाद उनकी गुरु परंपरा, उनके जो शिष्य होते हैं, पहले अंगद आए थे, उनके ही अंग थे, इस तरीके वो चीज़ें हमने देखी थी। तो गुरु गोविंद जी ने जो खालसा पंथ का निर्माण किया, उससे पहले इन्होंने मुगलों के बहुत सारे अत्याचारों को सहन किया था। फॉर एग्जाम्पल इसमें नहीं दिया गया, लेकिन इन्होंने ये जो खालसा पंथ, जैसे
स्थापित किया ना, तो ये आंदोलन की तरह हो गया इनका, ये जो सिख समुदाय, सिख धर्म है, ठीक है ना। क्या हुआ, इनके जो पिताजी होते हैं तेग बहादुर, कौन, तेग बहादुर, तो वो उनको बहुत ज़्यादा मुगलों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है कि भाई इस्लाम कबूल कर लीजिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं और यातनाएं दी जाती है उन्हें उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाद में गुरु गोविंद सिंह इस खालसा पंथ का निर्माण करते हैं कि भाई हमें अब अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से कि भाई अत्याचार सहन करना भी कोई सही बात नहीं है, ठीक है ना, एक हद तक हम किसी चीज़ को सहन कर सकते हैं। तो इस तरीके से खालसा पंथ का निर्माण होता है। ये बता रहे कि भाई इससे पहले मुगलों से बहुत ज़्यादा इन्हें लड़ाइयाँ करनी पड़ी थी। खालसा पंथ का निर्माण होता है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, कब होती है, 1707 में, ठीक है ना, मृत्यु होती है। फिर कौन आते हैं, गुरु बंदा बहादुर, है ना। इसके बाद में गुरु परंपरा नहीं होती, जैसे इसके बाद में ये इनके ही उत्तराधिकारी के टाइप में होते हैं, लेकिन जैसे 10वें गुरु होते हैं ये शायद, गुरु गोविंद, हाँ 10वें गुरु। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद जो ये बंदा बहादुर है ना, ये आंदोलनकर्ता की तरह है, सपोर्ट ये सिख धर्म को ही करेंगे लेकिन आंदोलनकर्ता की तरह है। इनकी मृत्यु की डेट 708 है ना, 708, ठीक है ना। बंदा बहादुर आते हैं, इन्होंने क्या किया कि भाई खालसा पंथ में मुगलों से विद्रोह किए। अब क्या होता है, इन्हें बंदी बना लिया जाता है, कब, 1715 में बंदी बना लिया गया। इन्होंने क्या किया, बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए, गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए थे इन्होंने, ठीक है ना। इन्हें फिर बंदी बना लिया जाता है। अब वो उनका सपोर्ट करें तो इन्हें भी बंदी बनाएंगे, वे तुम भी उनके जैसे ही अपने धर्म का विस्तार कर रहे हो, तो इन्हें बंदी बना लिया गया और इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया 1716 में, मृत्यु दंड बंदा बहादुर को। अब इतना सब कुछ हो रहा है, फिर ये जो सिख समुदाय है इसको ये संगठित हुआ जत्था और मिसल में, जिसको आपको याद रखना है। जत्था का मीनिंग क्या होता है, लोगों का समूह है, तो ये लोग जत्था और मिसल में संगठित हुए, ठीक है ना। सिख धर्म है ना, जत्था, अर्थ देख लो, लोगों का समूह। मिसल, जैसे ये भी लोगों के ही, जैसे कुछ नाम दे दिया जाएगा कि भाई ये उस मिसल के हैं, इस तरीके से इसमें ये लोग इकट्ठे होते थे। इन दोनों को कंबाइन करके जो चीज होती थी, इन दोनों को मिला के जो ग्रुप बनता था उसे क्या बोला जाता था, दल खालसा। दल खालसा, दल खालसा किसे बोल रहे, आराम से समझ लो कि भाई जत्था और मिसल कहेंगे ना, मिसल नहीं है, मिसल है ना, मिसल, दोनों का संगठित रूप। अब ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, संगठित रूप, ये क्या कहला रहा है, दल खालसा। इस तरीके से ये लोग इकट्ठे होते हैं, जिसमें इसमें जैसे भंगी मिसल, इस तरीके की मिसल में ये लोग इकट्ठे होते थे, इकट्ठे समूह, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग धीरे धीरे अपने आप को संगठित करके शक्तिशाली बना रहे थे, आंदोलनकारी रूप ले रहे थे, क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ना भी पड़ता है, क्योंकि मुगल जो थे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे, ठीक है। अब बात आती है इन्होंने सर्वाइवल के लिए क्या चूज किया, तो
टैक्स लिया जाता था राखी कर, ठीक है ना। इंक डाल देती हूँ मैं। इन्होंने राखी व्यवस्था स्थापित की है ना। राखी व्यवस्था यानी किसानों से उपज का 20%, 20% है ना, ये लोग ले लेते थे, ठीक है ना। तो ये हमने देखा राखी व्यवस्था के बारे में। अब जो वो दल खालसा है ना, ये लोग इकट्ठे होते थे कब? दल खालसा के जो ग्रुप है अपनी बातचीत करने के लिए इकट्ठे होते थे कब? बैसाखी और दिवाली पर्व पर। जैसे फेस्टिवल है तो अपनी ग्रुप्स मीटिंग रखेंगे ऐसा। दिवाली और बैसाखी पर मिलते थे कहाँ? अमृतसर में। यहाँ मिलते थे। उनकी जो बातचीत होती थी उन्हें गुरुमता यानी गुरु का प्रस्ताव, ये सब कुछ होता था। तो ये हमने क्या जाना कि भाई किस तरीके से सिख समुदाय में जत्था और मिसल में ये लोग संगठित हुए। दल खालसा इनके ग्रुप्स होते थे। इनमें सेना की तरह रहने लग गए थे ये लोग। क्यों? क्योंकि मुगल बहुत अटैक कर रहे थे, तो अपने धर्म को बचाने के लिए, धर्म के लिए लड़ने के लिए, ठीक है ना। और ये लोग इकट्ठे कहाँ होते थे? अमृतसर में। कर इनकी इनकम क्या थी? इस तरीके से कर लिया जाता था लोगों से, ठीक है ना। तो ये हमने देखा किसके बारे में। अब क्या हुआ कि खालसा को सबसे ज्यादा जो बंदा बहादुर है ना, वो गुरु नहीं है। 10वें गुरु तक थे जो गुरु गोविंद थे। बंदा बहादुर जैसे सिख धर्म को सपोर्ट कर ले लेकिन आंदोलन करता है, ठीक है ना। अब इस सिख धर्म को, खालसा पंथ को सबसे ज्यादा सर्वाधिक योगदान गुरु गोविंद सिंह का है ना। गुरु गोविंद सिंह का मिला। खालसा ने सार्वभौमिक शासन की स्थापना की। सार्वभौमिक शासन यानी कि इन्होंने राज करेगा खालसा, इस तरीके से। अब ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है इन लोगों को? ताकि ये लोग फाइट कर सके मुगलों से। इस तरीके से सार्वभौमिक शासन की घोषणा करी खालसा पंथ ने। धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों में ये फैल गया और बहुत सारे शासकों के अंडर में भी था। एक शासक थे रणजीत सिंह, ठीक है ना। उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। कौन है? रणजीत सिंह, है ना। जो फैक्ट्स दिए गए वो हमें याद रखने हैं। इन्होंने 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इनके अंडर में ये सिख आंदोलन चल रहे थे। इनके आंदोलन टाइप होने लग गए थे। अभी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा सिख धर्म के बारे में, किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने खालसा पंथ का को गठित किया था कब? 1699 में। उनके बाद आते हैं बंदा बहादुर, उन्हें भी मार दिया जाता है। फिर ये जत्थों और मिस्ल में डिवाइड हो जाता है। उनके जो कंबाइंड ग्रुप होते हैं वो दल खालसा कहलाते हैं, ठीक है। और राखी एक कर होता है जो 20% लोगों से 20% उनकी उपज का ले लिया जाता है। इनके जो उपदेश वगैरह होते हैं वो गुरुमता यानी गुरु का प्रस्ताव। ये सभी चीज़ें हमने जानी। अब हम बात करेंगे मराठास के बारे में। मराठा, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा दिया गया है। तो मराठा जो है वो 1730 से 1780 तक, शिवाजी महाराज का नाम सभी ने सुना है। शिवाजी ने देशमुखों की सहायता से शासन
इन्होंने अपना साम्राज्य गढ़ लिया था, साम्राज्य गढ़ लिया है, लिख देती हूँ ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देशमुखों की सहायता से, ठीक है। फिर इनके बाद में भी शासक आते हैं, लेकिन इनके बाद में जो शासन आता है और सब सर्वाधिक विस्तार होता है वो पेशवाओं के काल में होता है। अब पेशवा कौन है? तो पेशवा एक पद है प्रधानमंत्री का, ठीक है ना। पेशवाओं के काल में सर्वाधिक विस्तार होता है, इनके बाद शासन है ना, इनके बाद शासन किनका आता है? पेशवाओं का। शासक कौन होते हैं? पेशवा बाजीराव, जिनके पिता कौन है? बालाजी विश्वनाथ, ठीक है ना। पेशवा बाजीराव, जिसने मूवी देखी है उसको थोड़ा थोड़ा पता होगा, पेशवा बाजीराव। अब इस साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार कब कब होता है? तो ये लोग इसमें ना 1700 में तो पेशवा आ जाते हैं ना, इसमें 1600 है शिवाजी, इनका जन्म ही 1600 में ही होता है। तो 1720 से 1761 तक मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार होता है। अब ये लोग क्या करते थे? जैसे सामने से ही वार करते थे, लेकिन छापामार युद्ध का सबसे ज्यादा, जैसे इलाके में छुपे हुए होते थे और सेना आ गई तो अचानक से हमला करते थे, इस तरीके से छापामार युद्ध का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे। कौन? मराठा। छापामार युद्ध प्रणाली। अब इन्होंने क्या किया? 1720 तक गुजरात और मालवा, मुगलों से इनके संघर्ष होते हैं, गुजरात व मालवा मुगलों से ले लिए, मुगलों से छीन लिए। 1730 तक आते आते इन्होंने क्या किया? अपने गुजरात और मालवा पर अधिकार करने के बाद मुगल सेना कहाँ जाएगी? मुगल सेना ने कहेंगे सॉरी शिवाजी, है ना, मराठाओं को मराठा शासक लिख देती हूँ मैं, मराठा शासक को पूरे दक्कन का सेनापति, दक्कन का क्षेत्र साउथ महाराष्ट्र के साउथ, है ना, समस्त दक्कन के सेनापति के रूप में। अब वहां ये लोग दो कर लेंगे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी क्या है? तो समझो, नाम से समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। चौथ यानी कि 1/4, ठीक है ना। इफ 100 है तो 25, ठीक है ना, चौथा भाग लोगों से लिया जाता था, 25% कर। और सरदेशमुखी राज्य में वसूले जाने वाले राजस्व का 10% ये कर वहां से लिए जाते थे। समझ में आ गया चौथ यानी क्या है? और सरदेशमुखी दक्कन के एरिया से, ठीक है, ये कर वहां से वसूले जाते थे। अब क्या हुआ? इन्होंने अटैक किया दिल्ली पर, कब? 1737 में। 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया। इसके बाद इनकी सेनाएं लगातार आगे बढ़ती रही और बहुत सारे साम्राज्यों को इन्होंने अपने अंदर मिला लिया। फॉर एग्जाम्पल किस किस को मिलाया, तो वो हम लिख लेते हैं। तो इसमें है मराठाओं ने अपनी सेना का विस्तार कहाँ कहाँ तक किया, ये हम देख लेते हैं।
तो इधर पूर्व में बंगाल, उड़ीसा, साउथ में कर्नाटक, तमिल, तेलुगु, है ना, और इधर राजस्थान और पंजाब। यहाँ तक इन्होंने अपनी साम्राज्य का विस्तार, मराठों का विस्तार यहाँ तक हो गया। अब इन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ तक फैला लिया, तो यहाँ से ये लोग अब इनके अंडर में आ गए। ये क्या बोलते हैं, साम्राज्य, ये राज्य। लेकिन यहाँ से कर वसूलते थे, ये इनके अंडर में आ गए, तो इससे इनको एक नुकसान भी हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई में इन लोगों ने इनकी हेल्प, मराठों की हेल्प नहीं करी, ठीक है ना। परिणाम क्या हुआ कि पानीपत के तीसरे युद्ध में जिन साम्राज्यों पर मराठों ने अधिकार किया, उन्होंने सहयोग नहीं दिया, ठीक है ना। ये इनको चीज फेस करनी पड़ी। अब क्या हो रहा है कि वहां से ये लोग कर वसूलते थे, तो इनके अलग अलग जो वंश थे वो डेवलप कर सके, जैसे कि सिंधिया, गायकवाड़, और ये किससे डेवलप हो रहे हैं, विजित राज्यों से राजस्व से ये साम्राज्य फल फूल रहे थे। अब क्या हुआ कि ये जो अलग अलग साम्राज्य जैसे सिंधिया, गायकवाड़, ये इनके शहर जैसे इंदौर और उज्जैन, ये था होलकर इनके अंडर में, ये था किनके अंडर में, सिंधिया के अंडर में था शायद, हाँ। तो ये शहर फल फूल रहे थे, डेवलपमेंट हो रहा था, फल फूल रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत सारी इनको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम्स ऐसे कि भाई जिन पर इन्होंने अधिकार कर लिया वो इन लोगों का उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। जब मराठा की पानीपत का युद्ध हुआ तो उन्होंने उसमें उन लोगों ने हेल्प नहीं करी थी, ऐसा। और बेनिफिट्स क्या हुए कि भाई ये क्या है, जैसे होलकर, सिंधिया, ये लोग गायकवाड़, भोसले, ये लोग मराठा सरदार हैं, ठीक है ना, मराठा सरदार। इनके नियंत्रण में ये जो शहर है वो विकसित हो रहे थे इनके अंडर में। और क्या बेनिफिट हुआ, फायदा हम देख रहे हैं। गायकवाड़, सिंधिया, ये लोग जो थे वो भू राजस्व, वो जिन क्षेत्रों को उन्होंने विजिट किया ना, जैसे साउथ में कर्नाटका, तमिल, इधर बंगाल, उड़ीसा, उससे तो ये भू राजस्व लेते थे। तो उससे क्या हुआ, इनको फायदा हुआ इनके मराठा सरदारों को डेवलपमेंट में, ठीक है ना। अब और फायदा क्या हुआ इनको कि भाई जो चंदेरी में रेशम वस्त्र उत्पादन, अब पुणे है ना इनकी राजधानी, तो वहां इससे उत्पादन के लिए ज्यादा क्षेत्र मिल गया, तो पुणे में नया बाजार मिल गया इसे, ठीक है ना। एक है बुहरानपुर, यहाँ जो व्यापार हो रहा था वो खाली सूरत और आगरा के बीच तक फैला हुआ था। अब इनके क्षेत्र में चीजें आ गई हैं
तो इधर वह ये क्या हो गया, फैल गया। इन्होंने उन जगह पर अधिकार कर लिया तो साम्राज्य बेसिकली वो जो व्यापार है वो भी फैलेगा। तो ये कहाँ कहाँ फैला, इधर क्या कहाँ फैला, पुणे में, और इधर पूर्व में इलाहाबाद, और लखनऊ, है ना, पुणे और मुंबई होगा इधर, और इधर लखनऊ में। तो इस तरीके से इनको फायदा भी हुआ। जैसे उन सब राज्यों को इन्होंने विजिट कर लिया तो भू राजस्व मिल रहा, वहाँ से दूसरे जो मराठा सरदार है, सिंधिया, गायकवाड़, ये लोग ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। तो ये सब इनके बेनिफिट्स थे। अब हम बात करेंगे जाटों के बारे में। तो जाटों में हम सबसे महान शासक हैं सूरजमल जाट, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जाट, है ना, तो इन्होंने 17वीं से 18वीं सदी में अपना साम्राज्य सुगठित कर लिया। इन्होंने, एक व्यक्ति है चूड़ामल, कौन है, चूड़ामल, इनके नेतृत्व में नेता है ये, क्या किया, दिल्ली व पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि जाट भी अपना अस्तित्व स्थापित कर लेते हैं। जाट जो थे ना वो थे कृषक थे, जाट जो थे समृद्ध कृषक थे। ठीक है ना, इन्होंने सूरजमल के बारे में हम देखेंगे। तो सूरजमल के समय काल में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। कौन है, सूरजमल। इनके शासनकाल में क्या है, भरतपुर है वो शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरता है। भरतपुर क्या होता है, 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ, आपने देखा ना, नादिर शाह का अटैक होता है, तब जो है बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। वहां पर इन्होंने शरण ली थी। भरतपुर जो किला था वो प्रतिष्ठित शैलियों से बनाया था, लेकिन इन्होंने जो थे ना, कौन, जाटों ने दीग भरतपुर में एक जगह है, वहां पर आगरा और अंबर यानी आमेर की शैली, है ना, जयपुर वाली शैली से इन्होंने क्या बनाया, बाग महल बनाया, वहां पे बाग महल बनवाया। तो ये हमने क्या देखा कि भाई सूरजमल के जाटों के जो सूरजमल राजा हैं, उनके काल में भरतपुर सबसे शक्तिशाली राज्य बनता है। जाटों ने दीग में बाग महल बनवाया, ये जानकारी हमने ली। सूरजमल का समय काल हम देखें तो 1653 से 1667, है ना। इनके समय में इन्होंने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी पर अपना शासन स्थापित किया था। 1600 नहीं है, सॉरी 1700 है। ठीक है ना, तो क्या देखा हमारे इस चैप्टर में, हमने जाटों के बारे में, उससे पहले मराठा के बारे में, सिखों के बारे में, मुगलों का पतन कैसे हो रहा था, वो सभी चीज़ें। तो इसके साथ हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। बाकी की 7th क्लास के NCERT हमारे ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 की NCERT के लिए। तब तक के लिए इसको अच्छे से समझ जाना है, इससे जो भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे उसको बराबर समझ जाना है, सारे कंटेंट को, और एक भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टाटा बाय बाय।